हेलो बॉयज़, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल्यांकन। कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था मापन किसे कहते हैं और आंकलन किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ आगे चलने से पहले। ठीक है, जो मापन होता है वो क्या होता है? किसी भी बालक का अंकों के बेस पर, जब हम अंकों के बेस पर किसी भी विद्यार्थी का आकलन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मापन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था आंकलन। आंकलन क्या होता है? आंकलन वो होता है जब हम किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी बालक का, ठीक है, बालक का जब हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनका क्या करते हैं, हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आंकलन कहा जाता है। अब जो आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। अब मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन इन सब का बाप है, जिसके अंदर मापन भी आ जाएगा और आंकलन भी आ जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन के अंदर क्या आ जाएगा? मापन भी आ जाएगा और आंकलन भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। अब मूल्यांकन होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, और बालकों का एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, छात्रों का जो क्रमिक रूप से जो भी वो गतिविधि करता है पूरे साल, चाहे वो खेलों की गतिविधि करता है, चाहे उसका खेलों में क्या रिस्पॉन्स रहा है, चाहे उसका पढ़ाई में क्या रिस्पॉन्स रहा है, वो सारा उसका बिहेवियर, इवन उसका बिहेवियर भी जज हम करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मूल्यांकन कहा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। आइए हम पढ़ते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? व्यवस्थित रूप में किसी भी बालक का एक व्यवस्था बना ली जाती है, एक सिस्टम बना लिया जाता है। कहने का मतलब, जैसे कोई बालक है, ठीक है, उसका खाने का मतलब, खाने का तरीका क्या है, उसके पढ़ने का तरीका क्या है, एक सिस्टम से चीजों को सीक्वेंस में रख लिया जाता है। एक व्यवस्थित तौर पे क्या किया जाता है? उसका आंकलन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि उसका कक्षा में जो क्लास में जो बिहेवियर करता है, उसकी क्या व्यवस्था है, उसका क्या सिस्टम है चीजों को करने का। ठीक है, कहने का मतलब है मूल्यांकन क्या होता है? एक व्यवस्थित रूप में किसी भी बालक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहा गया है किसी सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करना। कहने का मतलब है, देखो, स्टार्टिंग से हम चलते आ रहे हैं, करिकुलम हमने पढ़ लिया, हमने आंकलन पढ़ लिया, हमने मापन पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन क्या क्या मतलब है कि उद्देश्य है कि किसी भी काम को करने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। अब बालक जो सीख रहा है, ठीक है, हम किसी बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं। एक टीचर बालक को पढ़ाती है, ठीक है, एक टीचर बालक को पढ़ाती है और उसका मूल्यांकन करती है। जो उसके वो क्या करती है? एक उद्देश्य सेट करती है ना, कि भाई मेरे बालक ने जो मैंने उसको उद्देश्य स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे और एंड में जाके मैं उसका जो पेपर ले रही हूँ, जो उसका फीडबैक ले रही हूँ, वो क्या है? कहने का मतलब जो उद्देश्य मैं स्टार्टिंग में बना के चली थी, वो एंडिंग में मुझे कितने प्राप्त हुए, क्या क्या बालक ने वो सीखा जो मैं उसको सिखाना चाह रही थी। तो उसी का मतलब क्या है? किस सीमा तक उसने उद्देश्य को प्राप्त किया है। कहने का मतलब कि उसने अब जो बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाया गया था, जो पूरे साल, आप क्या कहता है बच्चा, बच्चा अगली क्लास में जब प्रमोट होता है तो उसको पूरे साल की एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है ना, तो वो क्या होता है? वो मूल्यांकन होता है। रिपोर्ट कार्ड में हम क्या क्या चीज देते हैं? हम उसमें, देखो, आपने देखा होगा आपने बचपन में या फिर अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में, अभी भी आप देखते होंगे, तो उसमें कॉलम सा बना होता है। उसमें कॉलम क्या बना होता है कि भाई उसका बिहेवियर क्या रहा है, ठीक है, या फिर वो बच्चा यूनिफॉर्म में आया नहीं आया, मतलब उसे कई सारे कॉलम से बना दिए जाते हैं। तो वो क्या है? वो होता है मूल्यांकन। ठीक है, कहने का मतलब है किस सीमा तक उद्देश्य को बालक ने प्राप्त किया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? अब मूल्यांकन में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर मापन भी आएगा, उसके अंदर आकलन भी आएगा। कहने का मतलब, जब मूल्यांकन किसी बालक का कर रहे हैं, मूल्यांकन एक ब्रॉड लेवल है। ठीक है, मैंने बताया कि मूल्यांकन एक ब्रॉड लेवल है। अब आप खुद ही बताइए, मापन जब आपने पढ़ लिया अंकों के आधार पर, इसमें क्या किया आपने? आकलन में डाटा के आधार पर। अब मूल्यांकन में क्या कर रहे हैं? उसके व्यवहार को भी जज कर रहे हैं, उसके व्यवहार को भी जज कर रहे हैं, उसके उद्देश्य को भी देख रहे हैं, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट देख रहे हैं कि बालक ने पूरे साल क्या डेवलप हुई है उसके अंदर, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो दोनों इसके अंदर मिक्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? एक तो मापन भी आ जाएगा और आकलन भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब मूल्यांकन, अब प्लस का साइन का क्या मतलब होता है? यहाँ ब्लैक बोर्ड पर डाल रखा है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, मापन प्लस आंकलन। प्लस का साइन कहता है इन दोनों को मिलाकर,
क्या कहता है, इन दोनों को मिलाकर। कहने का मतलब क्वांटिटी, इसे बोला जाएगा हिंदी में मात्रात्मक। क्या बोला जाएगा, मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक। उसके बाद क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को क्या बोला जाता है, गुणात्मक। इसको क्या कहा जाता है, गुणात्मक। ठीक है, समझिए यहाँ पे मात्रात्मक इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्वांटिटी। मात्रात्मक क्या होता है, मात्रात्मक होता है जब हम किसी मात्रा के आधार पर बालक के बिहेवियर को या फिर बालक का कोई भी चीजों को हम जज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था विशेषण का। ठीक है, विशेषण एग्जाम्पल क्या था, उसमें 2 प्रकार आपने पढ़े होंगे, वैसे उसके 5 प्रकार है। 2 प्रकार मैंने आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था, एक तो परिणामवाचक, एक संख्यावाची। संख्या में क्या करते हैं, संख्या में जो निर्धारित जाती है, ये संख्या 1 2 3। ठीक है, मात्रा का जिसको मापा जा सकता है। कहने का मतलब है इसमें मूल्यांकन में क्या जाएगा, जिसको मापा भी जाएगा, और गुणात्मक किसी व्यक्ति की जो भी गुण होंगे। कहने का मतलब उसके गुण क्या है, क्या वो फील करता है, ठीक है ना, क्या उसे काम करने का तरीका है, वो क्या है, या तो वो ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं हम, वो सब किस में आ जाएगा, वो गुणात्मक में आ जाएगा कि उसके गुण क्या क्या है। इसमें गुणात्मक भी शामिल होगा और इसमें क्या शामिल होगा, इसमें क्वांटिटेटिव भी शामिल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रखा है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस। अब कॉन्टिन्यू क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कहने का मतलब होता है सतत। इसको हिंदी में बोला जाता है सतत। ठीक है, सतत का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस। कहने का मतलब है इस पे क्वेश्चन बना हुआ है कॉन्टिन्यू प्रोसेस पे, और इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि मूल्यांकन में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, ये सब चीजें बनी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद क्या आता है, सतत प्रोसेस। कहने का क्या मतलब है, जो मूल्यांकन होता है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कहने का मतलब इसका रुकने का कोई नाम नहीं है, ये लगातार क्या करते हैं, बच्चे का इवैल्यूएशन पूरे साल करते रहते हैं। चाहे वो टेस्ट लेकर करे, चाहे वो उससे क्वेश्चन पूछ कर करे, चाहे वो प्रश्नावली के माध्यम से करे, चाहे उसका इंटरव्यू ले, इसमें सब चीजें मूल्यांकन में आ जाएंगी। अभी इसके आगे प्रकार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आए कि मूल्यांकन है क्या चीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कहा जाता है कक्षा में अनुभव प्राप्त करना। कहने का मतलब है अगर टीचर बालक को कुछ सिखा रही है, और बच्चा जो सीख रहा है उससे उसको क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है, वो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, तो क्या है वो उसका एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसका स्टार लगा लो। कहने का मतलब टीचर कक्षा में क्या करेगी, बच्चे के अनुभव को शामिल करेगी। टीचर उसके अनुभव को नकार नहीं सकती। अगर बच्चे ने गलत सीखा है, अगर बच्चा गलत आंसर कर रहा है, तो भी वो उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कक्षा में प्राप्त अनुभव कि उसको वो शामिल करेगी, ये टीचर का कर्तव्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये पॉइंट फिर से आ गया जो मैंने यहां लिखा था, ये पॉइंट फिर से आ गया। कहने का मतलब किस सीमांतक उद्देश्य को तैयार किया है। कहने का मतलब है क्या जो टीचर स्टार्टिंग में उद्देश्य बनाकर चली थी, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, शिक्षा के उद्देश्य को कितनी अच्छी तरह। कहने का मतलब है कि एक बालक ने जो शिक्षा के उद्देश्य टीचर ने सेट करे थे और उसको लेके उसने पूरे साल जो सिलेबस पढ़ाया, ठीक है, जो पूरे साल सिलेबस पढ़ाया, तो उस उद्देश्य को उसने कितना प्राप्त किया, क्या उसने प्राप्त किया और क्या उसने प्राप्त नहीं किया। तो उसमें क्या आ जाएगा, शिक्षा के उद्देश्य को कितनी अच्छी तरह प्राप्त किया गया, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है शिक्षा के उद्देश्य को कितनी अच्छी तरह प्राप्त किया, उसे क्या बोला जाएगा, मूल्यांकन। वो सब चीजें किसमें आ जाएंगी, मूल्यांकन में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मूल्यांकन पे क्या है, मूल्यांकन पे बहुत सारी चीजें क्या है इसमें ऐड की गई हैं। अब इसमें ऐड क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है मूल्यांकन में, सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य को पढ़ लिया हमने। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, मापन भी पढ़ लिया और हमने मूल्यांकन भी पढ़ लिया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले क्या होता है। अभी ये 3 बिंदु जो मैंने आपको कल कराए थे, ठीक है, उसमें क्या क्या जरूरी था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, सबसे पहले क्या था, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, फिर क्या था, बालक के अनुभव। देखो बात वही रिपीट हो रही है, तो आपको कुछ ही पॉइंट्स पे फोकस रखना है। बालक का अनुभव, एक पॉइंट इसमें नया आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन।
अब मेरी बात सुनो, शिक्षा का उद्देश्य है, इस पॉइंट को मैं क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, इसको दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद क्या, बालक का अनुभव, इसको भी मैं क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, तो इसको दोबारा समझाने का टाइम वेस्ट करना, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या, व्यवहार में परिवर्तन। अब इसको समझो, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा देना। व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लास में बच्चा आपका एंटर करता है, सुनो समझो, आप टीचर हो, ठीक है, क्लास में एंटर करता है बच्चा, तब बच्चे का बिहेव कैसा था, और जब वो पूरे साल पढ़ता है और जब क्लास में अगली क्लास में प्रमोट करते हैं उसे, तब बच्चे के बिहेव में क्या चेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, टीचर को ये चीज देखना पड़ेगा कि बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। तो जो भी मूल्यांकन है वो इन 3 चीजों के पीछे इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि मूल्यांकन के जो इंपॉर्टेंट मेन 3 बिंदु कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। नंबर 2 क्या बोलोगे, बालक का अनुभव, ठीक है। तीसरा क्या बोलोगे, व्यवहार में परिवर्तन। क्या मतलब, क्वेश्चन ये आएगा कि मूल्यांकन में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं है, जो इन तीनों में से नहीं होगा, जो नेगेटिव होगा वो आप लगा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है कि मूल्यांकन में क्या उद्देश्य है, ठीक है, और कौन से उद्देश्य उसके नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें भी ऐसे बने क्योंकि नई वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, कि मूल्यांकन में क्या उद्देश्य है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट समझो, सबसे पहला पॉइंट ये है, अगली कक्षा में छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए मापदंड के रूप में। अब देखो मापदंड, क्या आपने मापन पढ़ा था, क्या उसमें अगली क्लास में प्रमोट हो रहा था, नहीं, आप बच्चों को अंकों के बेस पर जज कर रहे थे, ठीक है। फिर आपने आंकलन पढ़ा, आप उसमें क्या करें, डाटा कलेक्ट कर रहे थे, उसमें भी आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया छात्रों को तो प्रोत्साहन करना के लिए मापदंड के रूप में कार्य करना, कि उसको प्रोत्साहन करते हैं, कहने का मतलब क्या, उसको करेज करते हैं, ठीक है। उसको प्रोत्साहन करेंगे तो क्या करेंगे, उसका मापदंड के उसको मापेंगे भी, ठीक है, उसका फीडबैक लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। जो मूल्यांकन है वो क्या करता है, अगली कक्षा में उसको प्रमोट कर देता है, किसके आधार पर, उसके मापदंड के, उसके अंकों के आधार पर भी, जो उसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस होता है वो होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये है सेकंड पॉइंट, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक। अब स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक को क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हिंदी में शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक। और इसको क्या बोला जाता है, गैर शैक्षिक, ठीक है, गैर शैक्षिक। समझो इसको, इस पॉइंट में क्या है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक। शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्या होता है, शैक्षिक मतलब जो कि पुस्तक, जो भी ज्ञान, जो भी आप पढ़ाई से, बुक से रिलेटेड जो भी पेपर ले रहे हो, क्या हो जाएगा, शैक्षिक हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, स्कॉलेस्टिक, क्रियाएं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है को स्कॉलेस्टिक। अब को स्कॉलेस्टिक क्या होता है, इसमें वो सभी, मतलब गैर शिक्षा, शिक्षा की तो क्या थी, शिक्षा की तो सारी गतिविधियां किसके अंदर आ गई थी, स्कॉलेस्टिक के अंदर आ गई थी। फिर आगे क्या आता है, को स्कॉलेस्टिक। अब को स्कॉलेस्टिक क्या है, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटी आ जाएंगी, जैसे कि बच्चा खेल कूद कर रहा है, एग्जाम्पल लिख लेना इसको अपनी नोटबुक में, खेल कूद कर रहा है, ठीक है, योगा में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर किसी क्विज में कंपटीशन में बाहर जा रहा है, या फिर किसी ड्राइंग कंपटीशन स्कूल में हो रहा है, वो सभी क्रियाएं इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। और इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कौन सी स्कॉलेस्टिक क्रियाएं होती है और कौन सी नॉन स्कॉलेस्टिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, समझ में आएगा ये। अब आगे चलते हैं, आगे चल कह रखा उसने थर्ड पॉइंट में, क्या बोल रहा है वो, छात्रों की समस्याओं के उपचार, छात्रों की समस्याओं का उपचार। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, आकलन में क्या था, हमने एक पॉइंट पढ़ा डायग्नोस्ट, ठीक है, क्या है, छात्रों की समस्याओं का पता लगाना। अब इसमें देखो मूल्यांकन में क्या आ गया, समस्याओं का उपचार भी करना। इसमें टीचर क्या करेगी, उसकी समस्या का पता भी लगाएगी कि बालक को क्या समस्या है, और उसके बाद क्या करेगी, उसका उपचार भी करेगी, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, स्कॉलेस्टिक, उसे क्या बोलेंगे, छात्रों की समस्याओं का उपचार करना। मूल्यांकन में ये भी शामिल होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, अब फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट हमें कहता है शिक्षक की योग्यता के परीक्षण, शिक्षक की योग्यता का परीक्षण। अब शिक्षक की योग्यता का परीक्षण का क्या मतलब है, शिक्षक की योग्यता का परीक्षण का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि अब जो शिक्षक में योग्यता है, जो टीचर की योग्यता का परीक्षण, अब जैसे टीचर सिखा रही है, मूल्यांकन कर, टीचर अपना भी खुद मूल्यांकन करती है,
ठीक है, कहने का मतलब है जो टीचर ने सिखाया है, ठीक है, उसका भी इसके अंदर मूल्यांकन के अंदर उसका भी इसको पता है कि उसका कंटेंट कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, और टीचर ने क्या सीखा, अगर बच्चे ने सही से सीखा, अगर बच्चे ने मान लो कहीं वो बाहर भी जा रहा है, जैसे मान लो अपना जस्ट एग्जाम्पल अपना लेते हैं, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं DTPLSD की, ठीक है, अब मैंने जो आपसे चैप्टर पढ़ा है मूल्यांकन चल रहा है, इस पर कोई क्वेश्चन आया, उसमें से आपको क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपको ये 4 पॉइंट दे दिए, ठीक है, और ये नहीं था उसके अंदर मान लो, तो उससे क्या हुआ कि इससे मेरा तो मूल्यांकन हो रहा है, क्या मतलब टीचर का भी मूल्यांकन, जो टीचर ने पढ़ाया अगर वो पेपर में आ जाता है तो उसका मतलब उसका कंटेंट ठीक है, अगर उससे रिलेट होकर नहीं आता है तो वो चीज गलत है, कहने मतलब टीचर का भी मूल्यांकन होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, पाठ्यक्रम में बदलाव। अब कहने का मतलब क्या था, जैसे मान लो इसको ये होगा तीसरे वाले पॉइंट से रिलेट होगा, अगर पालक को कोई समस्या है, ठीक है, या फिर क्या करते हैं क्लास में बहुत सारी चीजें, मतलब बच्चे डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, कोई कैसा बच्चा होता है, ठीक है, कोई कैसा बच्चा होता है, तो उसमें क्या होता है पाठ्यक्रम में बदलाव, अगर बच्चे की जो जरूरतें है ना, जैसे मान लो 7th क्लास को पढ़ा रहे हो या 6 को पढ़ा रहे हो, अब जो उनकी योग्यताएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी रुचियां, उनको शामिल करना, अगर आपके नोटबुक में या फिर आपके सिलेबस में वो चीजें शामिल नहीं है तो आप अपने सिलेबस को बदलाव करने की आवश्यकता है, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसकी विशेषताएं, कुछ कुछ क्या है इसकी विशेषताएं क्या है, इससे मिलती जुलती हैं कुछ कुछ उद्देश्य से, पर जो पॉइंट जो आपको लिख रखे हैं इस ब्लैक बोर्ड पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद पहला क्या आता है, बालक की समग्र गतिविधियां, समझना इस पॉइंट को, समग्र गतिविधियां कहने का मतलब है पोर्टफोलियो कल बताया था क्या होता है, ठीक है, एनेक्डोटल रिपोर्ट, सब रिपोर्ट इसके अंदर समग्र जो बच्चा क्रियाएं करता है, देखो यहाँ बताया था मैंने कोर्स स्कॉलस्टिक, खेल कूद योगा, जो भी अगर जिसने इसमें प्राइज जीता है, ठीक है, और उसने शैक्षणिक क्रियाओं में प्राइज जीता है, मान लो एक बालक है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर रखी आपके सामने, एक बालक है, उसने क्या करा, उसने अपना शैक्षिक उद्देश्य भी प्राप्त कर लिया और गैर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया, तो इसमें क्या है, कहने का मतलब वो बच्चा पढ़ाई में भी नंबर 1 है, और जो बच्चा है वो क्या है गैर शैक्षिक क्रियाओं में भी नंबर 1 है, चाहे वो खेलकूद में भी है, वो योगा भी सही से कर लेता है, वो उसमें प्राइज लेके आया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट, कहने का मतलब उसकी जो भी गतिविधियां होंगी ना, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, वैसे जब बच्चा दोनों ही चीज में है और सब चीजें वो अच्छे से कर लेता है, शैक्षिक क्रियाओं को भी और गैर शैक्षिक क्रियाओं को भी, तो क्या वो क्रिएटिव बच्चा नहीं है ना, वो क्या है क्रिएटिव बच्चा है। तो कहने का मतलब यहाँ समग्र गतिविधि, जो बच्चे ने जो भी पूरे साल गतिविधियां की हैं वो सब क्या हो जाएंगी, मूल्यांकन में शामिल हो जाएंगी, ओके। उसके बाद आ जाता 3 डोमेन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आई होप सो इसका आपको आंसर आता होगा। 3 डोमेन हमने पढ़ा था परसों, ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी जो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको 3 डोमेन बताए थे। पहला डोमेन कौन सा था, पहला डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ओके। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था अफर्मेटिव, दूसरा क्या था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव डोमेन, और तीसरा क्या था, तीसरा पहला कॉग्निटिव अफर्मेटिव, तीसरा क्या था साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको हिंट दे देती हूँ। कॉग्निटिव क्या होता है, जिससे सारी दिमाग की क्रियाएं होती हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, जिससे कि हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे कि हार्ट से जुड़े होते हैं, वो सब क्रियाएं किस में आ जाएंगी, अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, भावनात्मक, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, साइकोमोटर। साइकोमोटर किस में आ जाएगा, साइकोमोटर आ जाएगा जब आप कोई भी आपकी शरीर गतिविधियां हैं, जो भी आप अपने शरीर गतिविधियों को यूज करते हो, कोई यूज करते हुए कार्य करते हो, तो वो क्या आ जाएगा साइकोमोटर में। आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर देंगे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी थ्योरी में कॉग्निटिव, अफर्मेटिव और साइकोमोटर, ठीक है, ये 3 डोमेन किस किस ने दिए थे और कौन कौन से ईयर में दिए थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है अधिगम प्रक्रिया में संशोधित और परिवर्तित। देखो अधिगम प्रक्रिया क्या है,
अधिगम प्रक्रिया कि किस प्रक्रिया से बच्चे को सिखाया जा रहा है, कि बच्चे की सीखने की लर्निंग प्रोसेस क्या है। अगर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस धीमी है तो आप उसको संशोधित कर सकते हो, कि आप उसके अंदर अपने टीचिंग एड्स यूज कर सकते हो। कहने का मतलब जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई मन बुद्धि बालक है, ठीक है, मन बुद्धि बालक क्या होते हैं, बहुत आराम से सीखते हैं। और आप लेसन प्लान तैयार करके गई हैं कि आप तो भी आपकी क्लास में सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो वो लेसन प्लान आपका गलत है। आपका लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों पर फोकस करे। आपकी क्लास में अगर कमजोर बच्चा भी है, ठीक है, अगर आपको उसको भी पढ़ाना पड़े तो आपका लेसन प्लान ऐसा रेडी होना चाहिए कि आप उस पर भी फोकस कर सकें। अगर आपका ऐसा लेसन प्लान, तो आप क्या कर सकती हैं, उसको संशोधित कर सकती हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब, अधिगम प्रक्रिया को संशोधित और परिवर्तित। अगर मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आपका लेसन प्लान नहीं है, तो आपको मूल्यांकन में क्या होता है, उसको संशोधित भी कर सकती है, उसको क्या कर सकती है, उसको परिवर्तन भी कर किया जा सकता है। ठीक है, मूल्यांकन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संशोधित वाला। उसके बाद क्या है, यह एक व्यापक अवधारणा है। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने मूल्यांकन के बारे में चीजें जानी। इसमें क्या क्या है, इसमें बच्चे के शैक्षिक भी, गैर शैक्षिक भी, बच्चे का क्रमिक रूप से भी, बच्चे का एनेक्डोटल भी, बच्चे का पोर्टफोलियो भी। जब इतनी सारी चीजें हम बच्चे की जज कर रहे हैं, तो क्या ये एक व्यापक अवधारणा नहीं है ना, ये कॉम्प्रेहेंसिव है ना, ये एक कॉम्प्रेहेंसिव कंटेंट है ना। तो कहने का मतलब एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है ये, अधिगम करता संपूर्ण व्यक्तित्व, अधिगम करता के संपूर्ण व्यक्तित्व को बताती है, को बताती है। ठीक है, कहने का मतलब है, अब जैसे अधिगम करता कौन है, अधिगम करता वो है जो बालक, जो बच्चा सीख रहा है। ठीक है, अधिगम करता कौन है, जो बालक को, जिसको हम सिखा रहे हैं, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को बताता है। अब एक बात बताओ, जब पूरे साल आपका बच्चा क्लास में पढ़ा है, ठीक है, आपने उसका ऑब्जर्व भी किया है, आपने उसको टेस्ट भी लिया है, आपने उससे क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो क्या हो रहा है उससे, उसके व्यक्तित्व का विकास ही तो हो रहा है। अगर उसमें कुछ भी आपको मिस्टेक लगती है, कुछ भी आपको लगता है कि बच्चे का बिहेवियर यहाँ पे सही है, सही नहीं है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो ना। तो उससे क्या होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व को पता लग जाता है कि बच्चा क्या क्या क्रियाएं करता है और क्या क्रियाएं वो नहीं करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। ठीक है, अधिगम करता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व को बताती है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा इसका, जिसमें से क्वेश्चन बने ही बने हैं। ठीक है, आज हम मूल्यांकन कंप्लीट कर लेंगे। होप्स को देखो कितना लंबा लेक्चर होता है। मूल्यांकन कंप्लीट कराना है मुझे आज। अब जो आगे पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, इसका मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रकार का मूल्यांकन होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका एक डायग्राम बनेगा, वो आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं। अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि पीडीएफ तो मिलेगी वैसे फिर भी। ठीक है, अपने नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन के मूल्यांकन के उपकर इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। कौन कौन से थे बताइए, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, क्या था नंबर 1? नंबर 1 था मात्रात्मक, मात्रात्मक। दूसरा कौन सा था, गुणात्मक। गुणात्मक, ठीक। अब इसके भी क्या है, इसके भी पार्ट है।
ठीक है, इसके भी जो है मात्रात्मक भी पार्ट है और गुणात्मक भी पार्ट है। ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट। मात्रात्मक के पार्ट कौन से हो जाएंगे? ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट। ठीक है, ओरल टेस्ट और क्या हो जाएगा? रिटन टेस्ट हो जाएगा। रिटन टेस्ट। ओके, अब इस रिटन टेस्ट के भी पार्ट है, इस रिटन टेस्ट के भी पार्ट हैं। ठीक है, पहले इसके कितने गुणात्मक के? गुणात्मक के पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट हैं। रिकॉर्ड, पहला है रिकॉर्ड और दूसरा है क्वेश्चनियर। दूसरा क्या है? क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर के बाद आ जाता है चेकलिस्ट। ठीक है, और फिर क्या आता है इसका? फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट क्या आता है चेकलिस्ट के बाद? चेकलिस्ट के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद क्या आता है? ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्केल। ऑब्जर्वेशन और क्या आ जाएगा इसका? एक आ जाएगा इसका रेटिंग स्केल। ठीक है, कितने पार्ट है इसके? एक रिकॉर्ड, क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्केल। ठीक है, जो इसके 3 पार्ट है, ऐसे टाइप, क्वेश्चन टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप, इसके 3 आ जाएंगे। एक बार बताओ, रिटन टेस्ट हम कैसे लेते हैं? एक तो हम लेते हैं ऐसे टाइप, ठीक है, और एक हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप। एक बार मैं मार्कर चेंज कर दूंगा। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसको समझते हैं। ठीक है, पूरा डायग्राम जो है हमारा उपकरण का क्या बन गया? हमारा पूरा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब हमें डायग्राम बना लिया, अब इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला क्या आता है? मात्रात्मक। मात्रात्मक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव बोलते हैं इसको। उसको क्या बोलेंगे? गुणात्मक को क्वांटिटेटिव बोलेंगे। बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, सुन लेना इंग्लिश वाले। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होता है? ये मात्रात्मक, जैसे कि हम क्या करते हैं? मात्रा के आधार पर मापते हैं। ठीक है, जैसे कि अंकों के आधार पर मापा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मात्रात्मक टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मात्रात्मक टेस्ट भी आगे कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। मात्रात्मक टेस्ट भी कितने प्रकार का है? आगे 2 प्रकार का है। पहला कौन सा है? ओरल टेस्ट। अब ओरल टेस्ट क्या है? आप अपनी किसी क्लास में जो आप बोलते हैं छोटे बच्चों की भी कल आपका ओरल टेस्ट है, आप रखते भी ओरल टेस्ट पे, जिसमें कि हमें मार्क्स मिलते थे। तो ये वही ओरल टेस्ट है कि जो अगर मात्रा के आधार पर कर रहे हो तो इसमें क्या कर रहे हो? इसमें मार्क्स दे रहे हो ना। मतलब ये बात ध्यान रखना, जो मात्रात्मक होगा ना उसमें सिर्फ आप मार्क्स ही दोगे और कुछ नहीं करोगे। मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट का आप जज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि ओरल टेस्ट लेते हो तो उसमें क्या करती थी मैडम? मात्रा देती थी ना, उसके अंदर नंबर देती थी हमको। और फिर कई बार मैडम ये बोलती थी कि आपके जो आपके कॉपी पर कवर है, ठीक है ना, मुझे तो जरूर बोलती थी। मतलब हमारे स्कूल में ऐसा होता था, कॉपी के कवर कितने नंबर होते थे? 5 नंबर नहीं होते थे कि 5 नंबर आपके कॉपी पर जिल्द वगैरह चढ़ा के लाए हो तो 5 नंबर उसके, आपकी कॉपी सारी पूरी है तो। ठीक है, तो वो क्या है सारे? एग्जाम्पल मैं दे दूं कि एक टीचर, ठीक है, बच्चों की नोटबुक चेक करने के लिए, बच्चों ने नोटबुक कंप्लीट करी है या नहीं करी है, ठीक है, वो चेक करने के उसको अंक देती है, तो ये मूल्यांकन का कौन सा प्रकार है? क्या ये प्रकार मात्रात्मक है
या ये प्रकार गुणात्मक है? क्वेश्चन है मेरा ये, इसको नोटबुक में लिखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, ठीक है। ओरल टेस्ट क्या होता है? ओरल टेस्ट जिसमें कि आपको अंक दिए जाते हैं। अब रिटन टेस्ट क्या है? रिटन टेस्ट इसमें तो आपने सुन लिया, ठीक है, आपसे वर्बली कुछ पूछ लिया बच्चे से, उसको जज उसका फीडबैक ले लिया, फिर उसको मार्क्स दे दिए। इसमें क्या आप उससे पेपर लेंगे। अब रिटन टेस्ट क्या होता है? रिटन टेस्ट वो होता है जिसमें आप उससे बच्चे से पेपर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पेपर क्या ले लिया? ऐसे टाइप। ठीक है, ऐसे टाइप। फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, फिर क्या हो गया? शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान आप एक टेस्ट पेपर बनाते हो, आप टीचर हो, आप टेस्ट पेपर बनाओगे तो आप क्या करोगे? कुछ क्वेश्चन तो आप क्या डालोगे? बड़े क्वेश्चन डालोगे जो 5-5 मार्क्स के रखोगे, और कुछ क्वेश्चन क्या डालोगे? कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जिसका कि 1 वर्ड आंसर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद क्या होगा? शॉर्ट आंसर। तो कहने का मतलब है ये सारे भी तो उसके आधार पे है ना, मार्क्स मिलेंगे ना इसके भी। तो ये भी क्या होगा? ये भी मात्रात्मक हो गया, ये भी क्या हो गया? मात्रात्मक हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है इसको समझना, इस पर तो क्वेश्चन हमेशा बनता है। गुणात्मक। अब गुणात्मक क्या होता है? इसमें सब कुछ आ गया। इसमें आप बालक के बिहेवियर को भी जज कर रहे हो, आप बालक को किस मतलब हर तरीके से जज कर रहे हो, आप उसको ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो, आप उससे क्वेश्चन के माध्यम से भी कर रहे हो, और आप बच्चों का रिकॉर्ड भी रख रहे हो। इसमें ऑल ओवर चीजें आ जाएंगी। जैसे कि पहला क्या आता है? पहला आता है रिकॉर्ड। ठीक है, पहला क्या आता है? सॉरी, पहला क्या आता है? रिकॉर्ड। कहने का मतलब कि आप इसमें क्या करती है? बालक के रिकॉर्ड रखती है पूरे साल का। रिकॉर्ड रखोगे तो उसमें क्या होगा? उसमें किससे आप बच्चे का जान पाएंगे बच्चे ने कितना सीखा कि नहीं सीखा। उसके बाद है क्वेश्चन एरिया। क्वेश्चन एरिया में क्या होता है इसको समझो। क्वेश्चन एरिया में ये होता है कि आप क्या करती हैं? क्वेश्चन पेपर सेट बना लेती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेट बना के बच्चों को दे देती हैं। आप उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, या फिर आपको किस चीज को आप किस तरीके से करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप बना के रख लेते हो। वो बच्चे को पकड़ा देते हो अपनी क्लास में, तो उससे क्या होता है? आपको उसका बिहेवियर पता लग जाता है। ठीक है, अब आगे क्या आती है? चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट वो होता है जिसमें कि आपके पास करने को बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, करने को बहुत सारे काम होते हैं, और आप सोचते हैं कि पहले मुझे ये वाला काम करना है, तो आप उस पर टिक लगाते जाते हो। ठीक है, जैसे कि आपने सोचा अब ऐसा आपके पास है साइंस भी पढ़ने के लिए, मैथ भी पढ़ने के लिए, सब कुछ पढ़ने के लिए, तो आपने पहले कौन सा पढ़ा? साइंस पढ़ लिया, तो आपने उस पर टिक लगा लिया। ऐसे चेकलिस्ट होती है। तो टीचर क्या करती है? अपने बच्चे का ऐसे ही चेकलिस्ट बना लेती है कि बच्चे ने ये वाला काम पूरा कर दिया तो उस पर टिक लगा दो, उस पर टिक लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या आता है? इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप सामने से किसी बच्चे से वार्तालाप करते हो, कि सामने से आप उसको बिठा के किसी से क्वेश्चन आंसर पूछते हो। ठीक है, उससे क्या करते हैं? आप उसके बिहेवियर का जज करते हो, उससे क्या बोला जाता है? इंटरव्यू बोला जाता है। अब आगे क्या आ जाता है? 1 2 3 4 ये 5वां पॉइंट है इसका, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? अब एक टीचर है, वो क्या स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रही है। ऑब्जर्व करने का मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि उसको देखना, उसकी गतिविधियों को देखना कि बच्चा क्लास में कैसे कार्य कर रहा है। ठीक है ना, उसको ऑब्जर्वेशन क्या? उस पर नजर रखना। ठीक है, उससे क्या हो जाता है कि बच्चे के ऊपर उससे बच्चे क्या मूल्यांकन का पता हमें लग जाता है। उसके बाद आता है रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल क्या है? इसमें क्या हो जाता है कि आपको रेटिंग दे देते हो आप, जैसे कि रेटिंग मिल जाती है कि जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, उसको 5 में से 3 दे दिया, और किसी ने और भी बहुत अच्छा किया उसको, तो उसको 5 में से 5 दे दिया। तो इसमें क्या होता है? इसमें अंक दे दिए जाते हैं, मतलब जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, जैसे 5 का टोटल है और 5 में से आपको 3 भी मिल गए, 2 भी मिल गए, वो भी काम के अकॉर्डिंग कि भाई किस बालक ने कैसा काम किया। ठीक है, ये क्या थे? मूल्यांकन के उपकरण थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको एक बार सिंगल सिंगल और पढ़ लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन उठता ही उठता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली क्या आती है? चेकलिस्ट। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? ठीक है, नंबर 1 डालो चेकलिस्ट। ठीक है,
नंबर 1 क्या है? चेकलिस्ट। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जांच सूची। क्या बोला जाता है? जांच सूची। ठीक है, सिंगल सिंगल पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है, जो अभी हमने उसमें पढ़ी थी ना उसके पार्ट्स में, ठीक है ना, उसके बाद सिंगल सिंगल में बता रखते हो आपको। इसमें क्या करते हो आप? जांच सूची में क्या करते हो? चेकलिस्ट। आप जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट है बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया, एग्जाम्पल है ये हिंदी हो गया, ठीक है, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अब आप क्या करते हो? आप है ना एक मतलब है ना उसकी आपने कॉपी पे मतलब नोटबुक पे लिख लिया कि आज मुझे इंग्लिश इतने टाइम तक पढ़नी है, आज मुझे हिंदी इतने टाइम तक पढ़नी है, आज मुझे साइंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आप क्या करते हो? ऐसी एक चेक लिस्ट बना लेते हो, ऐसी एक जांच सूची बना लेते हो, जैसे मानो ये जांच सूची आपकी, ठीक है, यहाँ आपने ऐसे ऐसे कर लिया, ये साइंस हो गया, ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है, इस पे आपने टिक लगा दिया, साइंस पढ़ लिया तो टिक लगा दिया, मैथ पढ़ लिया आज पढ़ना है तो टिक लगा दिया। कहने का मतलब है टिक की फॉर्म में आप उसको करते हो कि हाँ भाई हमें ये काम कर लिया है और ये रह गया। इसे क्या बोला जाता है? इसे जांच सूची चेकलिस्ट बोला जाता है। आगे चलें, आगे चलते हैं। फिर क्या आ जाता है? रेटिंग स्केल। फिर क्या आ जाता है? रेटिंग स्केल आ जाता है। फिर क्या आता है? रेटिंग स्केल आ जाता है। दूसरा क्या आता है? रेटिंग स्केल आ जाता है। रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल क्या है? रेटिंग स्केल क्या है? इसमें क्या होता है कि रेटिंग देते हैं आप, ठीक है, जैसे मान लो बच्चे ने अच्छा काम किया, ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हमने बना दिए यहाँ पे, ये 2 बच्चे, इसने अच्छा काम किया तो इसको मिल गया, जैसे टोटल मार्क्स कितना है 5 का, इसको रेटिंग दे दिया आपने 4, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा कम काम किया अच्छा तो इसको रेटिंग दे दी 3, 5 में से 3। कहने का मतलब है एक आप अंक के बेस पे एक रेटिंग दे देते हो 4, जैसे मान लो आकांक्षा को मिल गई, ठीक है, आकांक्षा को मिल गई 5 रेटिंग, ठीक है, अमन को मिल गई 4 रेटिंग। कहने का मतलब इसमें रेटिंग निर्धारित कर दी गई, उसे क्या हो जाता है? रेटिंग स्केल कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक बालक है, ठीक है, उसको ऐसे जैसे उसका फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जांच सूची पढ़ा था, चेकलिस्ट, कि जैसे मान लो कि बच्चे ने अपनी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, उसने किस सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी और उसने उस पर टिक लगा लिया, ठीक है, उसने ऐसे दे दिया, तो उसको आपको 4 ऑप्शन दे दिए, रेटिंग स्केल, क्वेश्चन एरिया, कुछ भी, तो उसमें आप क्या पहचान लोगे? हाँ भी ये तो रेटिंग स्केल है या फिर जांच सूची है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। अब रेटिंग स्केल का क्या आता है? प्रश्नावली विधि। क्या आता है? प्रश्नावली विधि आता है। प्रश्नावली विधि ये कौन सा है? 3, कौन सा है? 3, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि। अब प्रश्नावली विधि क्या होती है? प्रश्नावली विधि क्या होती है कि आप एक क्वेश्चन तैयार करो, जैसे मान लो आपको अपने अपने क्लास के ना बच्चों का बिहेव चेक करना है, ठीक है, आपने ये प्रश्नावली बना ली, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करोगे आप? पहला क्वेश्चन डाल दो कि हाँ भी आपको क्या पसंद है, जो भी चीजें जो इक्वल होंगी, या फिर आप डाल दो कि भी आपकी समाज में जो गतिविधि मतलब जो करप्शन चल रहा है उस पर आपकी क्या थिंकिंग है। ऐसे तो क्वेश्चन डाल दिए तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे, तो उससे आप क्या करोगे? उससे आप बच्चों का बिहेव को चेक कर पाएंगे कि बच्चे की थिंकिंग हमें क्या कहती है। उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नावली विधि कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रश्नावली विधि के बाद आती है इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री विधि। इन्वेंट्री विधि, इन्वेंट्री विधि, ठीक है, इन्वेंट्री विधि। इन्वेंट्री विधि।
अब इन्वेंट्री विधि क्या है, इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है, इन्वेंट्री। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें क्या जाता है, इसमें एक ही विषय पर एक ही विषय पर बच्चों का एक ही विषय पर बच्चों की वैचारिक समझ बनाई जाती है। बच्चों की वैचारिक समझ जो हम पहले पढ़ रहे थे, राइटिंग स्केल पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना, जहाँ सूजी पढ़ रहे थे, उन सब में क्या था, जो हमने पहले पढ़ी क्वेश्चन है उसमें क्या था कि सब बच्चों पे कर रहे थे, सारे सब्जेक्ट्स में हम उसका जजमेंट ले रहे थे बच्चों का। पर इसमें क्या जाता है, इसमें एक ही विषय, इसमें क्या क्या जाता है, एक ही विषय में बच्चों की वैचारिक समझ को बढ़ाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इन्वेंट्री विधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे इन्वेंट्री विधि कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, बच्चों की क्या कहता है, एक ही विषय पर बच्चों की वैचारिक समझ को बढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या आता है, एनेक्डोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एनेक्डोटल, इस पे क्वेश्चन बहुत बारी आता है। क्या बोला जाता है, एनेक्डोटल। इसमें क्या कहा जाता है, ये शायद फोर्थ पॉइंट है। एनेक्डोटल में क्या होता है, एनेक्डोटल में होता है कि बच्चे का ना बच्चे के व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चे के व्यवहार का रिकॉर्ड, उसे क्या कहा जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बने कि एक बालक है, ठीक है, टीचर क्या कर रही है, उसे पूरे साल उसके व्यवहार को जज कर रही है, तो वो किस में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, एनेक्डोटल रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एनेक्डोटल रिपोर्ट के बाद आता है कम्युनिकेटिव रिपोर्ट। उसके बाद क्या आता है, कम्युनिकेटिव रिपोर्ट आता है। कम्युनिकेटिव रिपोर्ट आता है। कम्युनिकेटिव रिपोर्ट। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, संचयी। कम्युनिकेटिव क्या बोला जाता है, संचयी रिपोर्ट। कहने का मतलब है कि बालक का शारीरिक, ठीक है, बालक का मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, क्रियात्मक, जो भी है वो तीनों चीजें, तीनों डोमेन, ठीक है, एक संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है उसका, मानसिक का भी, शारीरिक का, मतलब एक क्रमबद्ध में, एक क्रमबद्ध तरीके से क्या जाता है, उसका क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जितनी भी क्रियाएं होती है बालक के अंदर, उस सभी का क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, आगे चले। कम्युनिकेटिव रिपोर्ट के बाद आता है टेस्ट और पोर्टफोलियो। एक टेस्ट बच गया है और एक क्या बच गया, पोर्टफोलियो। टेस्ट इसमें क्या है, ये टेस्ट तो वही है नॉर्मल जो मैं आपका लेती हूँ, ठीक है, मैंने क्वेश्चन डाल दिए ग्रुप में, वो भी टेस्ट है आपका, ठीक है, या फिर मैं आपका कुछ लिखित में कुछ टेस्ट ले लिया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे कुछ को रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखवा लिया, उसे क्या कहते हैं, टेस्ट। ये मतलब सबसे अच्छी विधि मान जाती है। ठीक है,
कहते हैं कि जो टेस्ट है वो सबसे अच्छी विधि है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल सा है। उसके बाद क्या आता है? पोर्टफोलियो। उसके बाद क्या आ जाता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे का हर गतिविधि का, बच्चे का, बालक का, बालक का क्रमबद्ध तरीके से, हर गतिविधि का क्रमबद्ध तरीके से, हर गतिविधि का ध्यान रखना, हर गतिविधि का रिकॉर्ड, हर गतिविधि का रिकॉर्ड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है? बालक के क्रमबद्ध तरीके से हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जाता है। बस ये ध्यान रखना किस तरीके से? क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं? आगे इसके थोड़े बहुत पॉइंट आते हैं, ठीक है, वो मैं करा देती हूँ। मोस्ट प्रोब जो है, जिसमें क्या है, हमने कर लिए हैं पूरे। और इसमें क्या होता है? इसमें बालक की उपलब्धि को बताता है, उपलब्धि को भी बताया जाता है। बालक की उपलब्धि का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ठीक, कहने मतलब कि बालक ने उपलब्धि प्राप्त करी है, नहीं करी, वो सब चीजें, मतलब एक बड़ा रूप है ये। ठीक है, पोर्टफोलियो। इसमें क्रमबद्ध तरीके से हर गतिविधि का रिकॉर्ड हो जाता है कि बालक ने उपलब्धि प्राप्त की, बालक कितनी सफलता प्राप्त की, वो सब, बालक कितना प्रयास किया, बालक ने कितनी प्रगति की, वो सब चीजें इस पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे आते हैं नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है? देखो, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है? इसमें ना एक रैंक निर्धारित की जाती है, इसमें ना एक रैंक निर्धारित कर दी जाती है। रैंक बोले तो जैसे कि आपका यूसीजी नेट होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नेट होता है आपका, ठीक है, जैसे कि आपका HSC एग्जाम होता है, और एग्जाम्पल ले लो HSSC का एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको रैंक लगा कि जैसे नेट में नहीं होता है कि भाई आपको इतने, अगर जितने बच्चों ने इतनी इस वाले रैंक पे क्वालिफाई है, ठीक है, इतने बच्चों के इतने रैंक आए, तो वो क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, कि जिसमें बच्चों क्या किया जाता है? रैंक को निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रैंक के बाद क्या आता है? रैंक के बाद आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब इसको समझो क्या होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे क्राइटेरिया मतलब एग्जांपल लो, जैसे कि एस्टेट है, एस्टेट होता है, एस्टेट होता है या फिर सीटेट होता है। ठीक है, अब एस्टेट और सीटेट इसमें क्या क्राइटेरिया निर्धारित है कि 90 नंबर वाला पास है ना, 90 नंबर वाला पास है इसके अंदर, तो ये क्या है? क्राइटेरिया है। जैसे कि आप अगर टेस्ट में कर दो, जैसे आपने 20 नंबर का टेस्ट लिया और आप बोल दो कि इसमें से 8 नंबर वाला आपको 8 नंबर लेने ही लेने हैं, तो वो क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। इसे क्या कहता है? क्राइटेरियन रेफरेंस की मतलब एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया कि इतने नंबर आपको लेने ही लेने हैं।
आगे चलते हैं। आगे आपका आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें आपके ना बुद्धि परीक्षण भी आ गया, ठीक है, बुद्धि परीक्षण भी आ गया। बुद्धि परीक्षण को क्या बोलते हैं, आईक्यू, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, आईक्यू। आपने आईक्यू लेवल भी चेक कर लिया, ठीक है। बच्चे का आपने एटीट्यूड भी चेक कर लिया, ठीक है, एटीट्यूड भी चेक कर लिया आपने बच्चे का। और बच्चे का आपने क्या कर लिया, एप्टीट्यूड भी चेक कर लिया, रुचि भी चेक कर लिया आपने बच्चे की, इंटरेस्ट चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चे की अभिरुचि भी चेक कर ली, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट कहेंगे, जिसमें क्या रहता है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी आ गया इसमें, एग्जाम्पल और लिख लो, पर्सनैलिटी टेस्ट भी आ गया। पर्सनैलिटी टेस्ट भी आ गया। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, बुद्धि परीक्षण का टेस्ट भी आ गया, एटीट्यूड टेस्ट भी आ गया, रुचि वाला भी आ गया, अभिरुचि भी आ गया, आईक्यू भी आ गया, पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो नाम से सोचना, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक जितने टेस्ट होंगे वो किस में आ जाएंगे, सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है मूल्यांकन के तरीके, कि मूल्यांकन किस किस तरीके से होता है, ठीक है। मूल्यांकन के तरीके, सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ, मतलब कहने का मतलब है सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, बालक खुद देख रहा है, बालक क्या करता है, खुद ही अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, खुद ही अपने आप को देख रहा है कि उसने कहाँ गलतियां करी हैं, कहाँ नहीं करी है, मतलब सेल्फ रिपोर्ट। अपने आप से क्वेश्चन पूछ के, अपने आप से चीज़ों को करके, जैसे कि आप हो, आप क्या करोगे, लेक्चर पढ़ाने के बाद क्या करोगे, खुद से क्वेश्चन पूछ के देखोगे, ठीक है, मुझे कितना याद हुआ, तो उससे क्या कहते हैं, सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है, कि बच्चा खुद से कितना सीख रहा है, बच्चा इसे खुद ही अपने आप में मूल्यांकन खुद अपना करता है। इसमें आगे चलते हैं। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा तरीका कौन सा है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इसमें क्या करती है, टीचर क्या करती है, इसका स्टूडेंट क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, उसको बच्चा क्या करती है, उसको अवलोकन करती है, उसको देखती है कि बच्चा क्या, कौन सी गतिविधि, कौन सी क्रियाएं कैसे कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, अवलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में इसको, अवलोकन कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वाला आ जाता है, अवलोकन के बाद आ जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू मैंने आपको करा दिया है, उसको कराने की जरूरत है नहीं, फिर आगे चलते हैं। इंटरव्यू के बाद क्या आता है, केस स्टडी। उसके बाद क्या आता है, केस स्टडी। थोड़ी भी आती है इंटरव्यू है, अब आगे जो नहीं कराया वो करा रही हूँ। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब क्या होता है, केस स्टडी का मतलब होता है, जैसे कि आपने उसमें किया था आंकलन में, आंकलन में आप क्या करते हैं, एक डाटा कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, पर उसका क्या करते हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, सिर्फ डाटा कलेक्ट किया था। केस स्टडी में क्या होता है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर होती है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, आपको मैं 2 चीजें पढ़ाई थी, निर्देशन और परामर्श। निर्देशन क्या होता है कि बच्चे को आपने गाइड कर दिया कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, और परामर्श क्या होता है, उसमें वो आता है केस स्टडी में, कि जब आप किसी वाले केस स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको, मतलब एक तो वो काफी लंबे टाइम तक चलती है, आप क्या करते हैं, इसके डाटा कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे को ऑब्जर्व भी करते हैं, ठीक है, बच्चे की जो जितना उसका पास्ट रहा है, उसका क्या प्रेजेंट है, क्या काम है उसके पास्ट में रहा, उसका क्या होता है, केस स्टडी होता है।
उसे क्या कहा जाता है, केस स्टडी कहते हैं कि बच्चे की मतलब एक लगी बहुत एक बड़ी गतिविधि है, मतलब एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये केस स्टडी करना कि बालक का पूरा मतलब उसके पास्ट को भी देखना है कि अगर उसका वो आज गलतियां कर रहा है अगर कुछ है तो उसकी जो पास्ट में क्या रहा होगा तो उसको क्या करना है, फिर उसको सुधार भी करना होता है। इसमें क्या करना होता है, सुधार भी करना होता है। क्या करना होता है, सुधार भी करना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, केस स्टडी होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक आगे आता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बालक की आंतरिक गतिविधियों को, बालक की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक गतिविधियों गतिविधियों क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, जब बालक के हम क्या करते हैं, आंतरिक गतिविधियों का ध्यान रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन से तरीके रह गए इसके, अब रह गए हैं मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, अब रह गए हैं प्रकार। टाइप्स, टाइप्स में क्या क्या आ जाएंगे, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव आ जाएगा पहला तो। ठीक है, फॉर्मेटिव टाइप आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, समेटिव। बताओ, आपको कोई कराई भी थे मैंने ये समेटिव। ठीक है, समेटिव। और तीसरा कौन सा कराया था मैंने, डायग्नोस्टिक। तीसरा टेस्ट कौन सा होगा, डायग्नोस्टिक। ठीक है, एक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, एक पार्ट है, वो कौन सा है, वो है कॉन्टिन्यूस एंड कंपैरिजन, सी सी ई बोलते हैं। सी का मतलब, एक सी का मतलब हो जाता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको भी स्टार लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, टाइप स्टार लगाना है इसमें। ठीक है, कॉन्टिन्यू बोलते हैं इसको, और एक सी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव। और ई से क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन। अब इसको समझते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, क्लास के दौरान। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास। क्या होता है, ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, समेटिव में क्या होता है, समेटिव में क्या होता है, समेटिव क्या होता है, अंत में। जब अंत में आप जब बच्चे का इवैल्यूएट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समेटिव कहा जाता है। फिर क्या आता है, डायग्नोस्टिक। इसमें क्या कहा जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसमें क्या जाता है, उसमें उसको क्या जाता है, सुधारा भी जाता है। उसमें उसे क्या कहा जाता है, सुधारा भी जाता है, सुधारा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कॉन्टिन्यू। उसको समझो, इसलिए थोड़ा नया आपके लिए। कॉन्टिन्यू क्या आता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पॉइंट जब मूल्यांकन स्टार्ट कराया था कि जो मूल्यांकन है वो क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। तो कहने का मतलब है जो मूल्यांकन होता है वो कॉन्टिन्यू होता है, एक एक कॉन्टिन्यू। उसके बाद है कॉम्प्रेहेंसिव। इससे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापक। ठीक है, जो इसका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, ये तो इसका फर्स्ट है,
ठीक है, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, ठीक है, और ये इसका डायग्नोस्ट वाला इसका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है इसका ये है। कह रहे हैं मतलब है कॉन्टिन्यू, लगातार, कॉम्प्रेहेंसिव, कहने का मतलब कॉम्प्रेहेंसिव क्या होता है, व्यापक, कि जो है मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है और क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है और एक क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके चार टाइप थे। पहला टाइप क्या था, फॉर्मेटिव, दूसरा क्या था, समेटिव, तीसरा क्या था, डायग्नोस्ट, चौथा क्या था, कॉम्प्रेहेंसिव और कॉन्टिन्यू, ठीक है। फॉर्मेटिव क्या होता है, जब आप क्या करते हैं क्लास के दौरान, जब आप क्लास के दौरान बच्चे से क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसमें क्वेश्चन बनता है, तो उससे क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट वो होता है जब साल के एंड में देते हैं, जैसे कि आप एनुअल एग्जाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, इससे हम बालक की समस्या का पता लगाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं। और कॉन्टिन्यू कॉम्प्रेहेंसिव में क्या होता है कि मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है और क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। ओके, जो इसके टाइप थे वो यहाँ खत्म हो गए। आगे कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो करा दो, फिर हमारा मूल्यांकन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो कराऊंगे उसके क्वेश्चन है ना हर बार आए हैं, हर बार, ठीक है। मूल्यांकन बहुत चैप्टर है, और जो नहीं बोलती नहीं इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो ही पढ़ा करो, सब पढ़ना है, पढ़ना तो सब भी है, इम्पोर्टेंट भी और जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो भी, क्वेश्चन तो कहीं से आ सकता है, ठीक है। अब जो इवैल्यूएशन के क्या है, कुछ विशेषताएं हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें से क्या आता है, क्वेश्चन आता है मूल्यांकन, ठीक है। यहाँ नंबर 1, ये जो पहली विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूजफुल, यूजफुल, ठीक है। जो दूसरी विशेषता हो जाएगी वैलिडिटी, पहली क्या हो जाएगी, यूजफुल, दूसरी क्या हो जाएगी, वैलिडिटी, उसके बाद क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट, 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 ठीक है। और जो तीसरी पहली यूजफुल हो गई, यूजफुलनेस, यूजफुलनेस, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट, फिर डिफरेंशिएट के बाद क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेहेंसिव, डिफरेंशिएट के बाद क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेहेंसिव, ठीक है। जिसको हिंदी क्या बोलते हैं, क्या ठीक है। पहली यूजफुलनेस, दूसरी वैलिडिटी, तीसरी डिफरेंशिएट, चौथी कौन सी, कॉम्प्रेहेंसिव। कॉम्प्रेहेंसिव के बाद क्या आता है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, उसके बाद क्या आता है, रिलायबिलिटी, 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 ठीक है। रिलायबिलिटी के बाद क्या आता है, रिलायबिलिटी के बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी, इसके बाद क्या जाता है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। पहला क्या आ जाता है, कॉम्प्रेहेंसिव, जिसे क्या बोला जाता है, व्यापक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वैलिडिटी, वैलिड को क्या बोला जाता है, वैलिड को बोला जाता है वैधता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैधता, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑब्जेक्टिविटी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठा, इसको क्या बोला जाता है, वस्तुनिष्ठा बोला जाता है, वस्तुनिष्ठता, निष्ठा, ठीक है। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या बोलते हैं,
विश्वसनीयता, 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 ठीक है, विश्वसनीयता। और डिफरेंशिएट क्या बोलता है? विभेदीकृत। डिफरेंशिएट क्या बोला जाता है? विभेदीकृत, विभेदीकृत, ठीक है। अब हमें सारे इसके वो लिख लिए मूल्यांकन के, क्या लिख लिए हमने? विशेषताएं। क्या है ये मूल्यांकन की विशेषताएं? पहली क्या है? कॉम्प्रेहेंसिव, दूसरी क्या है? यूजफुलनेस, तीसरी क्या है? वैलिडिटी, चौथी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, पांचवी क्या है? रिलायबिलिटी, छठी क्या है? डिफरेंशियल। अब इनको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या आती है? वैलिडिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाती है? वैलिडिटी, ठीक है। अब वैलिडिटी क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन उठते हैं। वैलिडिटी क्या होता है कि भाई जिस चीज के लिए आपने टेस्ट बनाया ना, वो उसी के लिए मापता हो उसको, ठीक है। जिस चीज के लिए आपने टेस्ट बनाया वो उसी को मापता हो, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो आपको मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आपका जो क्या है वो DSSS गाड़ी, ठीक है। उसमें ये नहीं कि रेलवे क्वेश्चन डाल दूंगी या फिर कुछ किसी और सब्जेक्ट SSC क्वेश्चन डाल दूंगी, ऐसा नहीं होगा। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? जिस चीज के लिए टेस्ट बनाया गया उसे क्या कहा जाता है? वैधता कहा जाता है। जिस चीज के लिए उसी को मापे, कहने का मतलब जिस चीज के लिए टेस्ट बनाया गया है, जिस चीज के लिए टेस्ट बनाया गया है उस चीज को क्या करेगी? मापे, ठीक है। जिस चीज के लिए टेस्ट बनाया गया उसी को क्या करेगी? मापे, उसे क्या कहा जाता है? वैलिडिटी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? रिलायबिलिटी। उसके बाद क्या आता है? रिलायबिलिटी। उसके बाद क्या आता है? रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? ठीक है, रिलायबिलिटी क्या मतलब होता है? विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वसनीय क्या मतलब है? फीचर्स क्या होती है? देखो कई बार क्या होती है, तो ऐसा समझ लो। फीचर्स क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है कि फीचर्स वो होती है कि बायस हो जाती है, कि किसी को ज्यादा अंक देती है और किसी को ज्यादा कम होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मतलब टीचर को क्या होता है, इसमें बिल्कुल बायस नहीं होना पड़ता है। टीचर को सब स्टूडेंट के लिए क्या इक्वल ही है। कई टीचर्स देखो, कई बार क्या होता है, कई टीचर्स क्या होते हैं, कई स्टूडेंट्स टीचर्स को बहुत प्यार होता है, कई स्टूडेंट्स से बहुत प्यार होता है। क्या करती है, अगर वो गलत क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हैं तो उन्हें क्या करेगी? अच्छे मार्क्स दे देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आप टेस्ट बना रहे हो, ठीक है, ये पूरे टेस्ट के मतलब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब आप एक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए कि जिस चीज को वो माप रहा है वो चीज होनी चाहिए उसके अंदर, कि उसी को लेके बनाया गया हो। और विश्वसनीयता क्या है कि भाई बच्चों का विश्वास होना चाहिए, हाँ कि भाई अगर टीचर हमारे लिए सेट कर रही है तो वो हमें अच्छे मतलब सबको इक्वल रखिए। टीचर्स का यहाँ पे बायस होना बिल्कुल गलत है, टीचर बायस नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिविटी को समझो। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? जैसे मान लो ये टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट को जैसे मैंने भी चेक कर दिया, ठीक है, या फिर इस टेस्ट को दूसरे टीचर ने चेक कर दिया, या फिर इस टेस्ट को तीसरे टीचर ने चेक कर दिया। इस टेस्ट को जो भी चेक कर रहा हो, इस टेस्ट को जो भी चेक कर रहा हो, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चाहे इसको किसी मतलब इसको चाहे कंप्यूटर से चेक करवा लो, चाहे इसको टीचर के है हाथ से चेक करा लो, चाहे इसको पेन पेपर पे चेक कर, किसी भी हाथ से उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। उसके बाद क्या है? डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? आपकी क्लास में क्या है? डिफरेंशिएट वाले बालक होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मन बुद्धि, ठीक है, ये मन बुद्धि लगा ली, क्या होता है? इंटेलिजेंट। या फिर एक क्या होता है? क्रिएटिविटी। एक क्या होता है? जैसे मान लो ये बालक क्या है? क्रिएटिव है, ठीक है। कोई मन बुद्धि भी होता है आपकी क्लास में, कोई क्रिएटिव बालक भी होता है, और कोई कैसा होता है? क्रिएटिव भी होता है, कोई मन बुद्धि होता है, कोई इंटेलिजेंट भी होता है, कुछ कमजोर भी होते हैं, ठीक है। अब आपको अपना टेस्ट ऐसा सेट करना है, ठीक है। आपको हर बच्चे की डिफरेंशिएट, हर बच्चे की विभिन्नता का ध्यान रखना है, ठीक है। कहने वाले जैसे मान लो टेस्ट सेट कर रहे हो, आप पेपर बना रहे हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो इजी डालोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन क्या करोगे? कुछ क्वेश्चन टफ डाल दोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या करोगे? कुछ क्वेश्चन मतलब ना इजी होंगे ना टफ होंगे, बीच के होंगे। तो कहने क्या मतलब है कि टेस्ट पेपर ऐसे बनाया था जिसमें कि इजी भी होते हैं कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी होते हैं, कुछ क्या होता है ना इजी होते हैं ना मुश्किल होते हैं, ठीक ठीक से होते हैं।
अगर हम सारे क्वेश्चन इजी कर देंगे तो क्या होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्या करेगा, वो सारे क्वेश्चन वो कर देगा। तो ऐसा पेपर सेट नहीं कहलाता। कहने का मतलब उसका डिफरेंशिएट होना पेपर का बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्रेहेंसिव। अब कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब क्या है, कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब ये होता है कि आपके ना मतलब हर पहलू का, इसमें ही डाल लो, हर पहलू का, हर पहलू का, हर पहलू का जज करें, हर पहलू का मूल्यांकन करें, हर पहलू का मूल्यांकन करें। कहने का मतलब है कि भाई टेस्ट पेपर आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट पेपर जो कि बालक के हर पहलू का, कि बालक के हर पहलू का मूल्यांकन करना करे वो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, व्यापक कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है, यूजफुल, ठीक है। अब यूजफुल का मतलब क्या है कि भाई वो कितना यूजफुल है, कितना महत्वपूर्ण है, कि आप क्या वो उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, कि भाई बच्चे के लिए जो भी टेस्ट पेपर आप बनाए कि कम से कम उसका कोई तो मतलब उसका महत्व होना चाहिए। तो क्या जो भी टेस्ट पेपर आप सेट करोगे उसका कोई ना कोई तो यूजफुल होना चाहिए, कि उसके लिए वो यूजफुल होना चाहिए, ताकि कहने का मतलब है कि उसके शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करे, ठीक है। इसके क्या कितने पॉइंट थे, 5 थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि जब आप एक अध्यापक टेस्ट पेपर तैयार कर रही है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, किन चीजों पे अध्यापक ध्यान देगा, ठीक है। वो आपको 5-6 चीजें दे देगा, ठीक है। तो उसमें से क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लो एक टीचर है, वो किसी पेपर को, ठीक है, एक पेपर को हर तरह से टीचर ने चेक कर लिया, और उसका रिजल्ट क्या है, कई सारे टीचर ने एक पेपर को चेक कर लिया और जो उसका रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। क्या वो वैलिडिटी है, क्या वो ऑब्जेक्टिविटी है, क्या वो कॉम्प्रेहेंसिव है, क्या वो रिलायबिलिटी है। तो आप क्या बताएंगे, जब उसका परिणाम सेम आ रहा है, जब हर उस टेस्ट को कई सारे टीचर ने चेक कर लिया, उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे वैलिडिटी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वस्तुनिष्ठता बोलेंगे उसे, ठीक है। अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे बनाती हूँ, जैसे मानो जिस उद्देश्य को लेकर कोई पेपर सेट जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है और वो वही उद्देश्य, उससे वही उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो वो क्या है, तो क्या वो वैलिडिटी है, क्या वो रिलायबिलिटी है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है। तो आप क्या करेंगे, वो वैलिडिटी है। कहने का मतलब है जिस उद्देश्य को वो लेकर बनाया गया है, जिस उद्देश्य को वो लेकर बनाया, वो उद्देश्य उसका पूरा हो रहा है। कहने का मतलब अगर बच्चे को हमें क्या सिखाना है, अगर बच्चे को हमें मोरल वैल्यूज सिखानी है, तो वो हम उसको वही सिखानी है, उसका कोई और पेपर सेट उसको नहीं दे दोगे, ठीक है। जो चीज आपको बच्चे को सिखानी है वही चीज बच्चे को उसने क्या वो सीखी है, तो उसे क्या बोलेंगे, वैलिडिटी बोलेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर आपने पेपर सेट करा है वही उद्देश्य उसका प्राप्त होना चाहिए, कोई उद्देश्य उसका प्राप्त नहीं होना चाहिए। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज हमने क्या करा, आज हम मूल्यांकन चैप्टर को पूरा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो होता है हमारा मूल्यांकन पूरा होता है, ठीक है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे मुझे कितना आपको समझ में आया, ठीक है। अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, फिर हम मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।